नहीं देखिए, हाँ हुआ, मैं जरूर कहूंगा। वो पहले तो आइडेंटिफिकेशन परेड पुलिस स्टेशन में लेते थे। देखिए कानून ऐसा कहता है कि अगर अभियुक्त की आइडेंटिफिकेशन परेड लेना चाहिए तो सेपरेट प्लेस यानी जेल में लेना चाहिए, ताकि अगर तुम पुलिस स्टेशन में आइडेंटिफिकेशन परेड लोगे तो मैनेज होती है, फार से हो तो मैंने उनकी पहली गलती उनको दिखाई। भाई ये नहीं बोले बॉम्बे में चलते हैं, मतलब बॉम्बे के लिए क्या अलग क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है? तो मतलब ये नहीं चलता है, मतलब तुम्हारे गलत है मतलब। फिर उन्होंने प्रोसिक्यूटर्स को बुलाया, सब बॉम्बे के प्रोसिक्यूटर बोलते हैं निकम साहब यहाँ ऐसी ही प्रैक्टिस है, बोले पुलिस स्टेशन में चलती है आइडेंटिफिकेशन पर। मतलब दिस इज रॉन्ग प्रैक्टिस, इट इज टू बी डेप्रिकेटेड। फॉर्चुनेटली द सीनियर पुलिस कॉप्स एमएन सिंह, सतीश सानी, दे एग्रीड विथ माई व्यू एंड दे टर्न डाउन देयर प्रपोजल। फिर उसी से फिर उनको लगा कि भाई इसको कानून की जानकारी है। मैं भी पहले पढ़ लेता था कि क्या है भाई क्या नहीं, क्योंकि जीवन मरण का सवाल है, नहीं तो ये गांव वाला लड़का कुछ भी सिखाता, इस प्रकार का इंप्रेशन होता था। तो फिर ये मामला आपको पता लगा 2 महीने के बाद, क्योंकि बहुत ही सेंसिटिव मामला था। 12 अलग अलग जो ब्लास्ट हुए, 257 लोगों से अधिक लोगों की मौत हुई। एक तरफ गुस्सा होगा, एक तरफ सजा दिलानी होगी। देन हाउ इट स्टार्टेड, क्या क्या चैलेंजेस है इसमें? देखिए बॉम्ब ब्लास्ट का चार्जशीट जो तो बॉम्बे पुलिस ने किया, तब तक तो मैं इंचार्ज था। उसके बाद सीबीआई वाज द कंट्रोलिंग अथॉरिटी। सीबीआई ने मुझे भी नॉमिनेट कर दिया। पर सीबीआई के कुछ अलग फंडे थे और वो अलग फंडे अलग अलग थे, और अलग फंडे सीबीआई थोड़ा सा उस पर आप प्रकाश डाल सकते हैं? नहीं यार, काय को किसकी बुराई करने का। और सीबीआई का कहना था कि मिस्टर निकम इज वेरी वोकल, ही स्पीक्स विथ मीडिया, उसको बैन लगाना चाहिए। सीबीआई के डायरेक्टर भी आए थे उस वक्त। फिर हमारी मीटिंग हुई, कमिश्नर ऑफ पुलिस, बाकी के हमारे बॉम्बे के, और डायरेक्टर साहब ने कहा कि बहुत प्यार से मुझे कहा, मिस्टर निकम इट्स नॉट अवर प्रैक्टिस टू स्पीक विथ मीडिया। तो कमिश्नर को बोला उन्होंने, मतलब बट सर इट इज माई प्रैक्टिस टू टेक द मीडिया इन कॉन्फिडेंस। तो कमिश्नर बोले क्यों, आपको ऐसा क्यों लगता है? मतलब भाई ट्रांसपेरेंसी तो होनी चाहिए भाई, ट्रांसपेरेंसी इसलिए होनी चाहिए, सोसाइटी को समझना चाहिए कि इतने सीरियस केस है, क्या कोर्ट के अंदर चल रहा है। आप कोर्ट में मीडिया को अलाउ नहीं कर रहे तो कैसे समझेगा? तो मतलब मीडिया शुड नो कि व्हाट इज गोइंग ऑन। कसाब के ट्रायल में देखिए हमने ओपन चलाई, मैं खुद पाकिस्तान में गया था, तब तो इन कैमरा चला रहे थे। तो मैंने कसाब के ट्रायल में भी हमने इंसिस्ट किया, गवर्नमेंट कहती थी उस वक्त गवर्नमेंट कि भाई इन कैमरा चलाओ केस। हमने कहा नहीं, मीडिया शुड नो कि हम बराबर काम कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, पहली बात। दूसरी बात, जस्टिस मिल रहा है क्या नहीं आरोपी को भी। देखो हम प्रोसिक्यूटर नहीं है, हमारा फर्ज क्या है, हमारा काम क्या है। अगर गुनहगार ने गुनाह किया है तो उसको साबित होना चाहिए। हम ऐसी जस्टिस सिस्टम हमारे इधर नहीं है, हमारे देश में पूरे संविधान के हिसाब से हम जस्टिस देते हैं। और इसीलिए जो सीबीआई का पहला कहना था कि निकम जी ने बोलना नहीं चाहिए, हमने कहा हम बोलेंगे, तुमको निकालना हो तो निकाल दीजिए। तो आई वॉज अ वेरी कीन पिन इन दैट केस। तो ऐसा तो कुछ हुआ नहीं। फिर सीबीआई ऑल्सो रियलाइज कि मिस्टर निकम इज नॉट टॉकिंग इररिलेवेंट एनीथिंग। तो मीडिया को अच्छा लगता था, मीडिया को भी इंफॉर्मेशन मिलती थी, ट्रांसपेरेंसी भी होती थी, कोर्ट में जो भी सबूत पेश किए जाते थे कोर्ट के सामने सबको मालूमात हो जाता थी। वो केस सर एक ऐसा जिस पर बहुत सारी फिल्में बनी है जी, क्योंकि दाऊद का नाम आया और बहुत सारी फिल्में बनी। और मैं जितनी फिल्में देखता था, हर बार मेरे मन में कंफ्यूजन बढ़ती थी। क्यों? किसी फिल्म में दिखाया कि दाऊद पुलिस वाले का लड़का बदमाश था, ये था वो था, बट उस तरह का नहीं था। किसी में उसको हीरोइक बना के पेश किया, किसी में उसको विलन बना के पेश किया। इसमें कौन कौन लोग इन्वॉल्व थे? किसमें? आपने तो पूरी चेन जोड़ी होगी, तो इस केस की आपकी समरी क्या थी? देखिए ये 93 टाइगर मेमन, ये तो मेन कड़ी है। 92 में जो मुंबई में दंगा हुआ, राइट जो हुए थे आफ्टर बाबरी मस्जिद, उसके बाद दिस टाइगर मेमन
went to Dubai. He held a meeting with Dawood Ibrahim. और दाऊद इब्राहिम had agreed. हमने तो लाइव एविडेंस कोर्ट में दिया इसके बारे में. दाऊद इब्राहिम अलाउड ही स्मगलिंग चैनल कि भाई तुम आरडीएक्स जो भी चाहिए और उसके बाद बंबई के हमारे होम टेररिस्ट यानी जो अभियुक्त थे बंबई के, उनको पाकिस्तान में भेजा गया. बड़ी इंपॉर्टेंट चीज इसमें एक ख्याल में रखिए कि जैसे ही वो दुबई से इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे आए, उनके पासपोर्ट चेक नहीं हुए. वहां से एयरपोर्ट से, इस्लामाबाद एयरपोर्ट से उनको डायरेक्ट वहां कैंटोनमेंट पाकिस्तान में एक ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, वहां से 2 घंटे के रास्ते पे उनको एक ट्रेनिंग सेंटर में लेके गए. वहां 8-10 लोगों को ट्रेनिंग दी गई थी. ट्रेनिंग कैसी? टाइम पेंसिल डिटोनेटर कैसा लगाना, हैंड ग्रेनेड कैसा लॉप करना, आरडीएक्स जो उसको काला साबुन उस वक्त कहते थे, आरडीएक्स में कैसे टाइम पेंसिल डिटोनेटर फिट करना. और ये 10-15 दिन के ट्रेनिंग के बाद वापस इस्लामाबाद एयरपोर्ट आए, चेक नहीं हुए. दुबई आए, इमिग्रेशन का ठप्पा लग गया. दुबई छोड़ते वक्त भी इमिग्रेशन का ठप्पा है, एम्बार्केशन डिसएम्बार्केशन. और उसके बाद जो बम्बई आए फिर पकड़े गए, फिर उसमें से 2 लोगों को हमने माफी का गवाह कर पे बात साबित कर दी. मैंने कोर्ट में ये दलील उस वक्त पेश की थी कि जब इनका पासपोर्ट ये दिखाता है कि एक फलाना डेट को उन्होंने छोड़ दिया है दुबई एयरपोर्ट और वापस फलाना डेट को दुबई एयरपोर्ट आए, बीच में कहां गए थे? क्या हवा में उड़ रहे थे? नहीं. इसका मतलब है कि इंटरनेशनल रूल्स के मुताबिक एक देश ने अपनी आइडेंटिटी छुपाई है और उसी वक्त जो आइडेंटिटी, जो ये हमारे माफी के गवाह ने बताया कि हमारे साथ 2 लोग आए थे बराबर. कहां से? दुबई से. एंड माई गेस इज दे आर फ्रॉम ISI पीपल. और उनकी वजह से पाकिस्तान का नाम उस वक्त नहीं आया था. तो मैंने कहा भी था हमारे लोगों को कि वी हैव टू रोप पाकिस्तान हियर. देखिए, सरकार उस वक्त अलग सरकार थी, क्या उनकी मजबूरी थी मुझे पता नहीं, लेकिन वो पाकिस्तान का रोल नहीं आया. उसके नाम पता नहीं हमें कौन थे वो, क्या उनको भी पता नहीं था हमारे अभियुक्त को. तो उसी वक्त से मेरे दिमाग में वेजिंग वॉर अगेंस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये चार्ज तो था, वो भी चार्ज विड्रॉ कर दिया. तो फिर उसमें बात आपको तो डेवलपमेंट मालूम है, मैटिनी आइडॉल भी एक था. और इस प्रकार ये केस प्रोग्रेस हुई. 125 अभियुक्त के खिलाफ उसमें से 100 आरोपी कोर्ट ने दोषी कर दिया. तो ये बड़ा एक 93 के बॉम्ब ब्लास्ट का अलग हिस्ट्री है. और पहली बार हमारे देश में आरडीएक्स एक्सप्लोजिव यूज किया गया था. आपको लगता है ईमानदारी से जस्टिस हुआ? क्यों नहीं आपको लगता ऐसा? से दाऊद, एक बीच में ये भी खबर आई थी कि दाऊद शायद सरेंडर करना चाह रहा था, वो इंडिया वापस लौटना चाह रहा था. जब ये ट्रायल पूरे चल रहे थे, बीच में शायद उसने वहां से ऑफर किया था कि कुछ चीजों को, कंडीशंस. ये सच बात है, झूठी है? नहीं, ये मुझे तो पता नहीं, ये मेरे पास तो नहीं आया था. मेरे पास ऐसा कोई प्रपोजल किसी ने देने की जरूरत भी नहीं. मैं तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर हूं, पर गवर्नमेंट के लेवल पर क्या होगा तो मुझे पता नहीं है. अच्छा, जैसे आपने कहा कि दुबई से वो गायब हुए, आमतौर पर जब हम कहीं जाते हैं तो जिस देश से जाते हैं वहां से भी उनको पता होता है कि हम कहाँ जा रहे हैं, और लौट के आते तो भी उन्हें पता होता है कहाँ से हम लौट के आए हैं. तो ये बीच में इतना गायब कैसे हो गया? तो इन्होंने तो पता है, इसलिए हमने दुबई के इन्वॉल्व, दुबई में तो ऑफिसर से चेक किया होगा आप कहाँ जा रहे हो, फ्लाइट पकड़ी होगी आपने. नहीं, उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन क्या हुआ क्या नहीं हुआ, क्योंकि फर्दर इन्वेस्टिगेशन सीबीआई का था ना, मुझे पता नहीं उसके बारे में. ओके. क्या सर इसमें जटिलता होती, क्योंकि टाइगर मेनन, याकूब मेनन, दाऊद इब्राहिम, कई सारे बड़े बड़े आरोपी थे और बहुत ज्यादा संख्या थी आरोपियों की जी. तो इनको लेकर कैसी तैयारी आप लोगों ने की थी? फिर देखो, मैंने कहा ना कि ये ट्रायल कम से कम 12 साल जेल में चले, और 12 साल में हमेशा ऑर्थोड रोड जेल में एक कोर्ट बनाया गया था. सुबह 10 बजे, 10:30 बजे निकलता था, 5:30-6 बजे
कोर्ट से आता था। ऐसे मेरे जिंदगी के 12 साल जेल, और कसाब की ट्रायल भी 1 साल वही कोर्ट में ऑर्थो रोड में चली, यानी 13 साल। मेरे जिंदगी के 13 साल ऑर्थो रोड में जेल में गुजारे बिना गुनाह किए। बिना गुनाह के। तो मेरी ये पहली रिएक्शन थी कि भाई आज मुझे लगता है कि जेल में से मेरी भी रिहाई हो गई। ये लाइटर वेन में छोड़ दीजिए, लेकिन एक 12 मार्च रैनबो बॉम्ब ब्लास्ट, ये थोड़ा सा इसको ये कम्युनल टच था, नहीं ऐसा नहीं है था। लेकिन बाद में तो जिनको सजा हुई उनको भी कुछ बुरा नहीं लगा, क्योंकि उनको मालूम था वो दोषी है। आप महाराष्ट्रियन हैं, महाराष्ट्र में, बंबई में खासतौर पर क्या इस घटना ने क्या बदला देश पे, 93 बम ब्लास्ट? क्योंकि आप कह रहे हैं पहली बार आरडीएक्स का इस्तेमाल हुआ, इतने बड़े पैमाने पर हिंदू मुस्लिम दंगे हुए, नजरिया बदला। इवन अंडरवर्ल्ड को हमने सुना है कि वो भी 2 फाड़ में हो गए थे। हिंदू गैंग छोटा राजन वाला अलग हो गया था, दाऊद अलग। अभी देखो बंबई में गैंग वॉर रहा ही नहीं, पहली बात तो ये है। दूसरी बात, कम्युनल टेंशन हमारे महाराष्ट्र में अभी बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है अभी कम्युनल टेंशन। इसमें संजय दत्त का भी नाम आया था, और अभी आपने हाल फिलहाल में एक स्टेटमेंट भी दिया था कि अगर वो शुरू में इन्फॉर्म करते तो शायद दंगे नहीं होते। संजय दत्त का क्या रोल था? दंगे नहीं, ये बॉम्ब ब्लास्ट नहीं होते थे। संजय दत्त का क्या रोल था? देखिए, संजय दत्त का मेरा जहां तक पर्सनल मानना है कि वो वेपन्स के बारे में बहुत क्रेजी था, और इसलिए उसने एक AK-56 राइफल खुद के पास रख ली थी। लेकिन 12 मार्च के पहले जो उसने खुद को रखी थी, उसके पहले 15-20 दिन पहले अबू सालेम एक टेम्पो ट्रक में हथियार लेके आया था, और उसने देखे थे, और फिर एक AK-46 राइफल खुद पे पास रख दी और बाकी के रिटर्न कर दिए थे। लेकिन उसको भी सजा हुई, 7 साल की सजा हुई आर्म्स एक्ट के अंदर। संजय दत्त एक बहुत पॉपुलर नाम रहा, पिताजी उनके बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति रहे, अभी भी सुनील दत्त साहब का सभी सम्मान करते हैं। जब ये घटना हुई, आप पर इसका प्रेशर था, मीडिया का प्रेशर था, बिकॉज ही वॉज अ बॉलीवुड स्टार, एक बहुत बड़े स्टार के बेटे थे। एक स्टार किड का नाम आना ऐसे मामले में वो कैसे अलग होता है नॉर्मल लोगों से? देखिए, मुझ पर तो कोई प्रेशर नहीं था, और आपको पता है कि जब ये मैं केस चला रहा था, तब उसको कोर्ट ने आर्म्स एक्ट के अंदर सजा दी। तब उसके वकील ने प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट का पहला गुना है, इसका बेनिफिट उसे दिया जाए, ये कहा था। मैंने उसको अपोज किया था, क्योंकि संजय दत्त ने कयूम दाऊद इब्राहिम का जो राइट हैंड है, शूटर, शार्प शूटर, उसके पास से एक 9mm का पिस्तौल खरीदा था, और इसलिए मैंने कहा कि अनलाइसेंस पिस्तौल एक गुनहगार पर से खरीदना, इसलिए इज नॉट एंटाइटल फॉर दैट बेनिफिट। कोर्ट ने उसको रिजेक्ट कर दिया। लेकिन जहां तक मेरा मानना है कि संजय दत्त एक वेपन्स आर्मरी के लिए क्रेजी था, उसका कोई बॉम्ब ब्लास्ट में डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं था। बट क्या संजय दत्त को पता था कि बम ब्लास्ट होने वाला है? नहीं, मुझे नहीं लगता कि उसको पता होगा, नहीं लगता मुझे। ओके, ठीक है सर। अबू सलेम ने जेल से चिट्ठी भी लिखी थी, एक काफी तारीफ की थी, इज इट ट्रू? यस। क्या था वो चिट्ठी में? मैं दिखा सकता हूं, अभी भी मेरे पास नहीं था। नहीं, पर देखो, कई साल रिपोर्टर से मेरा पाला पड़ता है, तो मुझे मालूम है कि रिपोर्टर ऐसे कुछ सवाल पूछेंगे, सिर्फ मैं दिखा दूंगा आपको। ये अबू सलेम वाली चिट्ठी है, देखिए ना, ये UN साहब, उज्जवल निकम साहब, और ये इसका नाम लिखिए, अबू सालेम अंसारी। देखिए, तो एक बार जरा देखूं तो अबू सलेम की हैंडराइटिंग में। पढ़ लीजिए, पढ़ने में कोई शिफ्ट नहीं है। उम्मीद करता हूं कि आप इतना मत पढ़ो। आपके बड़ा ख्याल रखा उन्होंने आपको। उनके खिलाफ मैंने ही ट्रायल चलाई, उनको आजीवन कारावास की सजा हुई है प्रदीप जैन के मर्डर के वजह से। मैं कहना इसका मतलब ये कहता हूं कि गुनहगार को सजा होने के बाद भी, मतलब इसमें एक लाइन है, मतलब मैं आपसे विद परमिशन, क्योंकि आपने कहा आपने सजा दिलाई है, उसके बाद वो लिखता है कि कुछ ही लोग हैं जिनकी शख्सियत को देखकर दिल से इज्जत करने का मन करता है, उनमें से आप एक हैं। ये आपको दिखाना बहुत जरूरी इसलिए था कि आप लोग भी समझ ले कि सवाल जवाब किस प्रकार के होना चाहिए।
आगे पढ़िए फिर पूछिए, बीच में मन में पढ़ लीजिए। मैं नहीं पढ़ रहा हूँ। आपका कोई काम होगा तो मुझे बताइए। वही कि अबू सलीम इज राइटिंग। और एक बात कहना चाहता हूँ, कभी मेरे लायक कोई काम हो तो जरूर बताइएगा। नहीं, ये दिखाने का मतलब ये है कि मेरी किसी को ही अब गुनहगार के खिलाफ जाति दुश्मनी नहीं रहती है, इसका ये सबूत है। तो अबू सलीम आपको साहेब लिख के कोट कर रहे हैं। साहेब नमस्कार जी। 11/10/2021 की ये चिट्ठी है। अबू सलीम ने खत क्यों लिखा आपको? देखिए, आपने तो जेल भिजवाया उसे। नहीं, अभी देखो, मेरे बारे में मेरे ऑल मूवमेंट्स ये आरोपी फॉलो करते हैं। मैं महाराष्ट्र में हर डिस्ट्रिक्ट में केसेस चलाता हूं, बड़े बड़े मामले में। तो मैं कुछ बीमार था तो कोर्ट में नहीं गया था, तो एक अभियुक्त के खिलाफ मैं केस चला रहा था, तो मेरा सिक एप्लीकेशन कोर्ट के सामने गया, तो उसमें लिखा था कि मैं बीमार हूं, नहीं 10-15 दिन आया। तो उस अभियुक्त ने जिसके खिलाफ, वो इसका दोस्त है, उसने बता दिया अरे निकम साहब तो बीमार गिर गए, तो उसको बुरा लगा, इसने लेटर भेज दिया। तो ये मतलब देखिए, आई नो यू विल से मी कि जाके अबू सलीम से पूछो, बट आपका इसमें समरी क्या था? उसे क्यों बुरा लगा? अगर मैं किसी को जेल भिजवा, क्योंकि मैं अच्छा हूं ना, ये सबूत है उसका। देखो, ये बड़ी हैरानी की बात है। बहुत मतलब उसकी भाषा जो है वो बड़ी नहीं, रिस्पेक्टफुल आपको भाषा तो है। पूरा अपने